नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। हम उस अद्भुत बायोलॉजिकल मशीनरी को डिकोड करेंगे जो पौधों से लेकर हम इंसानों तक हर जीव को जिंदा रखती है। मतलब एक ऐसी मशीन जो कभी रुकती नहीं है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को समझने का एक तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मुख्य बिंदुओं पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रियाएं क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे पोषण के प्रकार, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जादू, अमीबा का सरल लेकिन अचूक पोषण, और अंत में मानव पाचन तंत्र की उस बेहद जटिल यात्रा को समझेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। जीवन प्रक्रियाएं क्या हैं? आइए ये तय करते हैं कि असल में किसी जीव को जीवित क्या बनाता है। सोचने वाली बात है ना? हमारी ये जैविक मशीन बिना थके बिना रुके लगातार कैसे काम करती रहती है। अगर कहीं चोट लग जाए तो वो खुद ब खुद कैसे ठीक हो जाती है। शरीर के अंदर आखिर ऐसा कौन सा मेंटेनेंस सिस्टम है जो दिन रात बस चलता ही रहता है? असल में इस मशीन को चालू रखने के लिए 4 बहुत ही जरूरी प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। पहला है पोषण, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। दूसरा है श्वसन, यानी उस ऊर्जा को बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग। तीसरा है परिवहन, जो रक्त और ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। और चौथा है उत्सर्जन, मतलब जो भी कचरा या टॉक्सिक तत्व शरीर में बने हैं उन्हें बाहर निकालना। ये चारों सिस्टम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब आते हैं दूसरे खंड पर, पोषण के मुख्य प्रकार। चलिए देखते हैं कि जीवों को अपना ये सिस्टम चलाने के लिए ऊर्जा आखिर मिलती कहाँ से है। देखिए, पोषण का मतलब सिर्फ भरपेट खाना खा लेना बिल्कुल नहीं है। भोजन ग्रहण करना, फिर उससे ऊर्जा निकालने के लिए उसे पचाना, और अंत में उस ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर की ग्रोथ के लिए करना, ये पूरी साइकिल पोषण कहलाती है। जब तक शरीर उस खाने से ऊर्जा ना निकाल ले, तब तक खाने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रकृति में मुख्य रूप से पोषण के 2 ही खेमे हैं, स्वपोषी जैसे कि पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, और परपोषी जैसे कि हम इंसान और जानवर जो दूसरों पर निर्भर हैं। यहाँ एक मजेदार बात है, जब घर की रसोई में खाना पक रहा होता है ना, तो हम असल में खाना पका रहे होते हैं, बना नहीं रहे होते। असली खाना तो पौधों ने ही बनाया होता है। इसलिए इंसान पूरी तरह से परपोषी ही हैं। प्रकृति में सर्वाइवल की भी क्या गजब रणनीतियां हैं। परपोषी पोषण को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, प्राणी समभोजी, जिसमें ठोस या तरल भोजन सीधे खाया जाता है, जैसे हम इंसान या मेढक करते हैं। दूसरा है मृतोपजीवी, जो सड़े गले या मरे हुए पदार्थों से अपनी ऊर्जा निकालते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगी। और तीसरा है परजीवी, जो किसी जीवित जीव पर चिपक कर बिना उसे मारे उससे अपना पोषण चूसते रहते हैं, जैसे अमरबेल या जोंक। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। अब हम उन जीवों की बात करेंगे जो सच में अपना खाना खुद बनाते हैं। किसी भी डिश को बनाने से पहले हम रसोई में सामग्री जुटाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी इन 4 चीजों की जरूरत होती है। भरपूर धूप, पत्तियों में मौजूद हरा पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, हवा से मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी से खींचा गया पानी। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, तभी पौधों की इस जादुई रसोई का चूल्हा जलता है। और इसके बाद जो होता है वो किसी रासायनिक चमत्कार से कम नहीं है। स्टेप 1, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है। स्टेप 2, वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। स्टेप 3, इसी ऊर्जा से पानी के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाते हैं। हाँ, वही ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं। और आखिरी स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड उसी हाइड्रोजन के साथ मिलकर ग्लूकोज में बदल जाती है। यही ग्लूकोज पौधों का असली ईंधन है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये हवा यानी गैसें पौधों के अंदर बाहर कैसे होती हैं? दरअसल पत्तियों की सतह पर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। ये पौधों के फेफड़ों या श्वास नली की तरह काम करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और जीवन देने वाली ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे खंड पर, अमीबा में सरल पोषण। पौधों की दुनिया से निकलकर एक ऐसे जीव को देखते हैं जिसके पास मुंह या पेट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अमीबा का शिकार करने का तरीका सच में बहुत ही शानदार है। जब उसे खाना दिखता है तो वो अपने शरीर के हिस्से को पैरों की तरह आगे बढ़ाता है, जिन्हें सूडोपोडिया या पादाब कहते हैं। वो उस खाने को चारों तरफ से घेर कर एक फूड वैक्यूल यानी रसधानी बना लेता है। फिर एंजाइम्स उस खाने को पचाते हैं, पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, और जो कचरा बचता है शरीर उसे वहीं से खोलकर बाहर फेंक देता है। मतलब खाने के लिए अपना आकार ही बदल लेना क्या कला है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट आता है, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। देखिए, खाना पच जाना ही काफी नहीं है। जब पचे हुए खाने के पोषक तत्व सीधे जीव के प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं और उसकी असली ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं, तब उस प्रोसेस को स्वांगीकरण कहते हैं। ये वो पल है जब खाया हुआ भोजन असल में जीव का शरीर बन जाता है। और अब आ गए हैं हम 5वें और सबसे ग्रैंड खंड पर, मानव पाचन की यात्रा। कई अंगों से मिलकर बनी ये एक सुपर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन है।
अक्सर लगता है कि पाचन बस खाना और निकालना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। ये असल में एक बहुत ही जटिल मैकेनिकल और केमिकल प्रक्रिया है। इसमें भोजन के बड़े और कड़े अणुओं को तोड़कर इतना छोटा और घुलनशील बना दिया जाता है कि शरीर का खून उन्हें आसानी से सोख सके। तो चलिए इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री का एक क्विक टूर करते हैं। सफर शुरू होता है मुंह में, जहां दांत खाने को पीसते हैं और लार उससे मिलाती है। फिर फूड पाइप से होते हुए खाना पेट में पहुंचता है, जहां एसिड का काम शुरू होता है। इसके बाद असली गेम होता है छोटी आंत में, जहां पाचन पूरा होता है और आखिर में बड़ी आंत बचा हुआ पानी सोख लेती है। बिल्कुल एक परफेक्ट असेंबली लाइन। इस पूरे रास्ते में एक कमाल की चीज होती है, क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टेल्सिस। सोचिए, अगर हमारी फूड पाइप बस एक सीधा खोखला पाइप होती तो खाना तो सीधे गुरुत्वाकर्षण से धड़ाम से पेट में गिरता। इससे चोट लग सकती थी। इसलिए फूड पाइप की मांसपेशियां एक खास लय में सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे खाना बहुत ही आराम से और सुरक्षित तरीके से नीचे धकेला जाता है। पेट के अंदर का माहौल तो बिल्कुल किसी एक्सट्रीम केमिकल लैब जैसा है। वहां मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना तेज होता है कि बैक्टीरिया का नामो निशान मिटा देता है। लेकिन इतने तेज एसिड से खुद पेट कैसे बचता है? इसके लिए पेट की दीवारों पर म्यूकस यानी श्लेष्म की एक मोटी परत होती है, जो ढाल का काम करती है। और इसी खतरनाक अम्लीय माहौल में पेप्सिन नाम का एंजाइम एक्टिव होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने का भारी भरकम काम करता है। पेट के बाद एंट्री होती है पाचन के असली हीरो की, छोटी आंत। नाम भले ही इसका छोटी है, लेकिन ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होती है। यहीं लिवर से पित्त रस आता है, जो फैट को तोड़ता है, और पैंक्रियाज से रस आता है, जो कार्ब्स और प्रोटीन को पचाता है। जब खाना पूरी तरह लिक्विड बन जाता है, तब इसमें मौजूद छोटे छोटे विली सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख कर सीधा हमारे खून में मिला देते हैं। और जब सारा पोषण खींच लिया जाता है, तब बचा हुआ मलबा बड़ी आंत में जाता है। आप बड़ी आंत को एक फाइनल क्लीनअप क्रू की तरह समझ सकते हैं। इसका इकलौता और सबसे जरूरी काम है उस कचरे में से सारा का सारा पानी निचोड़ लेना। पानी सोखने के बाद जो ठोस कचरा बचता है, उसे मलाशय में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक सोचने वाली बात है। एक छोटे से पत्ते के अंदर बिना आवाज किए चलने वाली केमिकल फैक्ट्री से लेकर हमारे शरीर के अंदर मौजूद इतनी एडवांस और ऑटोमेटेड असेंबली लाइन तक, क्या जीवन की ये बायोलॉजिकल मशीनरी पूरी तरह से विस्मयकारी नहीं है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सर्वाइवल के लिए प्रकृति ने कितनी सटीक इंजीनियरिंग की है। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस जटिल प्रक्रिया को आसानी से समझने में मदद मिली होगी। जुड़े रहें और ऐसे ही हर दिन कुछ नया सीखते रहें।